गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्री में बिंदु के बारे में पढ़ा था। बिंदु से, दो बिंदुओं से जो रेखाएं बनती हैं उस रेखाओं के बारे में पढ़ा था, और दो रेखाओं को आपस में मिलाने से जितने प्रकार के कोण बनते हैं उन कोणों के बारे में पढ़ा था। यानी ये जो दो लाइनें हम खींचते हैं तो इसमें जो कोण बनते हैं, इस कोण को, जो आमने सामने जो कोण बन रहे हैं, इस कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और इसके अगल बगल के जो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, इसको आसन्न कोण कहते हैं। और इन आसन्न कोणों को आपस में जोड़ने से यदि इनकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तो ऐसे कोण को हम संपूरक कोण के नाम से जानते हैं। यानी ये जो कोण होगा वो संपूरक कोण कहे जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। इसके अलावा अगर इस प्रकार का कोण हो, इस तरह से कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 ये भी आसन्न कोण कहे जाएंगे, लेकिन इनको जुड़ने पर इनकी वैल्यू 180 डिग्री नहीं होगी, बल्कि इनको जोड़ने पे इनकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी, 90 अंश हो जाएगी। यानी जब दो आसन्न कोणों को आपस में जोड़ने पर उनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण के नाम से जानते हैं। और यदि दो कोणों को जोड़ने पर, दो कोणों को यानी दो आसन्न कोणों को जोड़ने पर उनकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है, यानी 180 डिग्री हो जाती है, तो उन कोणों को हम संपूरक कोण के नाम से जानते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 का संपूरक होगा और कोण 2 कोण 1 का संपूरक होगा, और यहाँ पे कोण 1 कोण 2 का पूरक होगा और कोण 2 कोण 1 का पूरक होगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जब तीन रेखाओं को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, क्या बन गया? क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा, एक कोण कितनी डिग्री का होगा? 90 अंश से कम ही होगा ना। और एक कोण क्या होगा? ये भी 90 अंश से कम होगा। और एक कोण क्या कितनी डिग्री का होगा? ये भी 90 अंश का होगा, 90 अंश से कम का होगा। यानी तीनों के तीनों कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो यानी हम जिस कोण में सारे कोण न्यून कोण होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को या फिर ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और यदि इस तरह का ट्रायंगल बन जाए, इस तरह का कोण बन जाए, यानी जिसका एक कोण 90 अंश का हो और दोनों कोण ये न्यून कोण हो, तो इसको क्या कहेंगे? इस कोण को क्या कहेंगे? इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? इसको समकोण त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि त्रिभुज का जो नाम होता है वो सबसे बड़े एंगल के आधार पर रखा जाता है। ये कहता है, ये त्रिभुज में जो एंगल है ये कहता है कि भाई तुम भी छोटे हो और ये भी छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा मैं हूँ, तो नाम जो है वो मेरे आधार पर रखा जाएगा, यानी मेरे ऊपर रखा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कोण है, 90 डिग्री का है, और ये सब 90 अंश से छोटे हैं, इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है उसी कोण के आधार पे हम त्रिभुज का नामकरण करते हैं। इसके बाद ये एक त्रिभुज है। अच्छा, अब बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा या फिर कैसा होगा? न्यून कोण होगा। ये वाला कोण ये भी 90 डिग्री से कम होगा, तो ये भी न्यून कोण होगा। और ये कोण कितने डिग्री का हो सकता है? ये कोण कितने डिग्री का हो सकता है? ये कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। यानी ये जो कोण है वो
अधिक कोण है। तो मैंने अभी बताया ना कि ट्राइंगल में, त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है उसी कोण के आधार पे हम उस त्रिभुज का नामकरण करते हैं। यानी कि ये अधिक कोण है और ये दोनों न्यून कोण है, तो ये अधिक कोण हो गया, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसको अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। अच्छा, ये बता दो, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, किसी भी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं क्या? किसी भी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं। जैसे यहाँ से एक समकोण मैंने ये बना दिया 90 डिग्री, यहाँ से ये भी बना दिया 90 डिग्री, तो त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपस में मिलेंगे ही नहीं। ये ऊपर जा रही है लाइन, ये भी लाइन ऊपर जा रही है, तो त्रिभुज बनना असंभव है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो समकोण होना पॉसिबल नहीं है। किसी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं होते हैं। दूसरी बात, किसी भी त्रिभुज में दो अधिक कोण होते हैं क्या? जैसे ये हो गया अधिक कोण, ये भी हो गया अधिक कोण, बनेगा त्रिभुज? नहीं बनेगा, कहीं मिलेंगे नहीं तो बनेगा कहाँ से? यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो समकोण या फिर दो अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे कि ये कोण है, इस कोण में ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण है, तो त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों को जोड़ने पर, यानी इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे, जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 3, यानी इन तीनों कोणों को कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इनको अगर जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री आती है। अच्छा, ये तो जोड़ दिए। अब जब बाहर वाले कोण की बात करते हैं, जैसे इस लाइन को आगे बढ़ा दिया हमने, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक कोण बन गया, यहाँ पे यह कोण बन गया, यहाँ पे यह कोण बन गया। अब यदि हम इन बाहरी कोणों को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है? इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है? पता है? किसी को पता है? नहीं पता है। ध्यान से समझना, कोण के अंदर त्रिभुज के अंदर के कोणों को जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री आती है। लेकिन इस त्रिभुज के बाहर जो कोण बन रहे हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाने पे जो कोण बन रहे हैं, अगर इन कोणों को जोड़ दिया जाए, इन बाहरी कोणों को अगर जोड़ दिया जाए, तो इनकी वैल्यू हमेशा 360 डिग्री होगी, 360 अंश होगा तीनों कोणों को जोड़ने पर। किसको? बाहर वाले जो कोण बन रहे हैं, त्रिभुज के बाहर जो कोण बन रहे हैं, यानी कोण 4, 5 और 6, अगर इनको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा। इसको जोड़ के आप घर पे देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तीन भुजाओं की बात तो हो गई, अब बात करते हैं कि चार भुजाओं को लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है। 1, 2, 3, 4 हो गया ना? क्या बन गया ये? चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी बहुत चालाक है। चतुर्भुज मतलब चालाक ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। चतुर्भुज का मतलब जिसमें चार भुजाएं होती हैं उसको चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें तरह तरह के चित्र बन सकते हैं, अच्छा भी बन सकता है, गंदा भी बन सकता है, सुंदर भी बन सकता है, हर तरह के चित्र इसमें बन सकते हैं। तो हम बनाते हैं चित्र, ये मान लो इस तरह से, ये और ये चार भुजाएं हो गई चार भुजाएं। तो ये कैसा त्रिभुज है, कैसा चतुर्भुज है? इसको किस नाम से हम जानेंगे? इस चतुर्भुज को क्या कहेंगे? ये भुजा, यानी इसको चारों लाइनें आपस में बराबर हैं और ये प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसका क्या नाम है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं इसको? वर्ग, स्क्वायर, यानी इसको हम वर्ग के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं।
यानी वह आकृति या वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? इसमें भी ये प्रत्येक कोण 90 अंश का है। 90 90, ये 90, इसको किस नाम से जानते हैं? इस चतुर्भुज को किस नाम से जानते हैं? क्या कहेंगे इसको? आयत, रेक्टेंगल, यानी आयत। इसको आयत के नाम से जानते हैं। क्यों आयत कहते हैं इसको? मतलब वह चतुर्भुज या फिर वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और सारे कोण 90 अंश के हों, तो ऐसे आकृति को या ऐसे चतुर्भुज को हम आयत के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब जरा एक बात ध्यान से समझना। आयत की परिभाषा क्या बनी? कि वह आकृति या वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसे हम आयत कहते हैं। अब जरा ध्यान से इसमें भी देखना। इसमें भी तो क्या हो रहा है? आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो ये भी तो आयत हुआ, ये भी तो आयत हुआ। भाई आयत की परिभाषा क्या है? यही तो है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे आयत कहेंगे। अब इसको भी देख लो आप, इसके परिभाषा को ये संतुष्ट कर रहा है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। क्या हुआ? ठीक नहीं है भाई? आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश, आमने सामने की भुजाएं प्रत्येक कोण 90 अंश, तो आखिरकार इसको वर्ग क्यों कह दिए? इसको आयत क्यों कह दिए? है ना, समझने की बात है ना। क्या डिफरेंस हो सकता है? क्यों ऐसा हुआ? क्यों हुआ ऐसा? सोचो, बताओ। क्या इसकी परिभाषा में कुछ परिवर्तन होना चाहिए था क्या? यानी इसको तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं ना, या कह सकते थे कि वह आकृति या वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, लेकिन अगल बगल की भुजाएं आपस में बराबर न हो, ऐसे आकृति को या फिर ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहेंगे। परिभाषा तो ऐसे होनी चाहिए थी कि प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो हों, लेकिन अगल बगल की भुजाएं बराबर न हों, उसे आयत कहते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसकी परिभाषा तो ऐसे हम नहीं पढ़ते हैं। उसकी परिभाषा तो बस इतना ही पढ़ते हैं ना कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो गया तो आयत हो गया। और वर्ग में कहते हैं कि जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग के नाम से जानते हैं। तो फिर इस वर्ग को, इसको वर्ग कह दिए, उसका आयत क्यों कह दिए? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ग को आयत भी हम बोल सकते हैं। वर्ग को आयत भी बोल सकते हैं, इसको भी आयत बोल सकते हैं, इसको भी आयत बोल सकते हैं, लेकिन इसको वर्ग क्यों कह दिए? क्या किसी व्यक्ति के या फिर इसके दो नाम भी हो सकते हैं? इसको दो नाम से ही पुकारा जा सकता है। ऐसा क्यों कर दिए? ऐसा इसलिए कर दिए क्योंकि जैसे, अब इसको इस तरह समझो, जैसे जुड़वा बच्चों को देखे हो आप, जुड़वा बच्चे जिसकी आकृति यानी उसका मुंह, चेहरा सब कुछ हूबहू मिलता है, सेम टू सेम मिलता है, लेकिन फिर भी उसको हम एक नाम से नहीं बुलाते हैं। उसके नाम को हम अलग अलग रखते हैं। एक का रमेश रख दिए, एक का गणेश रख दिए। उनका चेहरा मिलने के बावजूद भी, हाइट भी मिलती है, चेहरा भी मिलता है, यानी उनकी सब कुछ यानी मैच करता है। यानी एक जुड़वा बच्चा गया, दूसरा का आ गया, तो हम पहचान नहीं पाते कि अरे वही है कि वो जो गया वो वाला है, लेकिन फिर भी उसके नाम को हम अलग अलग रखते हैं। एक को रख दिए दूसरा नाम, एक को रख दिए दूसरा नाम। तो ठीक उसी प्रकार से
इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसलिए इसको हम एक को आयत कह दिए और एक को वर्ग कह दिए। यानी एक तरह का ये जुड़वा है, एक तरह का ये जुड़वा है। प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो सेम टू सेम हुए, लेकिन इनको हम एक नाम रख के एक को आयत कह दिए, एक को वर्ग कह दिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसके प्रत्येक कोण तो 90 अंश के हो गए, लेकिन अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, 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 तो यहाँ पर भी कोण बन रहे हैं, यहाँ पर भी कोण बन रहे हैं। तो आयत के अंदर, यानी कह सकते हैं वर्ग के अंदर या चतुर्भुज के अंदर का के कोणों को अगर हम मापेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 360 डिग्री, 360 डिग्री आएगी, 360 डिग्री आएगी। लेकिन अगर बाहर के कोणों को भी अगर नापते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी भी वैल्यू 360 ही आएगी। यानी कोई भी आकृति हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, उसके अंदर के कोणों की वैल्यू चेंज होगी, बदलती रहती हैं, लेकिन उनके बाहर के जितने भी कोण हैं अगर उनको जोड़ देंगे तो हमेशा उनकी वैल्यू 360 डिग्री ही आएगी। इसको एकदम माइंड में बिठा कर रखना। यानी कोई भी आकृति हो, चाहे वो चतुर्भुज त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या फिर ये जो है पंचभुज हो, या फिर खष्टभुज हो, कोई भी हो, इसके अंदर की वैल्यू, यानी इसके अंदर के सारे कोणों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। इसकी 180 आएगी, इसकी 360 आएगी, इसकी 500 समथिंग आती है। लेकिन इसके बाहर के कोणों को अगर जोड़ दें तो सबकी वैल्यू 360 डिग्री ही आएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको घर पे जाके माप के आप चेक कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि जैसे हम कोण को कैसे निकालते हैं। अगर हमको एक कोण पता हो गया, 2 लाइन या 3 लाइन खींच दिए तो एक कोण पता हो गया, 2 कोण पता हो गया, तो और सारे कोणों को कैसे प्राप्त करेंगे। एक त्रिभुज है, त्रिभुज पे एक कोण पता है तो और सारे कोणों को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बस आज इतना ही।